में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में आए 13,336 नए केस, अब तक 29,344 लोगों की मौत। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मृतक आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए, ग्राम्य विकास आयुक्त ने जारी किया आदेश। कोरोना की दूसरी लहर से मचा हड़कंप, पीएम मोदी ने की 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने यूपी में कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में ग्राम विकास विभाग को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार और संबंधित ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से मृतक ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को एक मुश्त 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। यानी कि जो आश्रित हैं, उनको अब सरकार की तरफ से एक मुश्त 50 लाख की सहायता दी जाएगी। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान गंवा रहे हैं। कई ऐसे व्यक्ति जो कि जनता की सेवा में लगे हैं और अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं और परिवार वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए यूपी में कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया गया है। ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में ग्राम विकास विभाग को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार और संबंधित ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से मृतक ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को एक मुश्त 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से रविवार को फोन पर बात की है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की है और मुख्यमंत्रियों ने उन्हें महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों से बात कर रहे हैं, ताकि वो वहां की महामारी की स्थिति को जान सके और सुझाव दे सके। उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और आदि बाकी के राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा बंद हो गई है। अब परिवहन निगम की बसें केवल राज्य के भीतर और चंडीगढ़ के लिए ही चलाई जा रही हैं। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी है। इस वजह से यूपी में उत्तराखंड रोडवेज की बसों की आवाजाही भी प्रतिबंधित हो गई है, क्योंकि दिल्ली से लेकर राजस्थान, हरियाणा और बाकी के राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसें यूपी से होकर गुजरती हैं, इसलिए उनकी आवाजाही भी उत्तराखंड परिवहन निगम ने बंद कर दी है। अब केवल चंडीगढ़ के लिए ही बस सेवा चल रही है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक तकनीकी और संचालन दीपक जैन ने बताया कि यूपी में बसों की आवाजाही बंद होने की वजह से बाकी राज्यों की बस सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर राज्यों के लिए बसें यूपी से होकर ही गुजरती हैं। चंडीगढ़ के लिए सवारियों की संख्या के आधार पर बस सेवा संचालित की जा रही है। इसके अलावा राज्य के भीतर बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को असम विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं अब हेमंत बिस्वा शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। जानकारी के मुताबिक शर्मा शाम को 4 बजे राज्यपाल जगदीप मुखी से मुलाकात करेंगे। राज्य में
सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद सोमवार को हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी महासचिव अरुण सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वहीं सीएम ममता ने पत्र लिखकर कोविड महामारी से लड़ने के लिए जरूरी दवाओं और उपकरणों के आयात पर टैक्स में छूट देने की मांग की है। उन्होंने पीएम से बंगाल सहित पूरे भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि करने की भी मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि संगठनों, व्यक्तियों और परोपकारी एजेंसियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कोविड-19 दवाओं की सहायता की पेशकश की। उन्होंने केंद्र से ऐसी वस्तुएं जो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से फ्री करने का आग्रह किया है, ताकि प्राइवेट एंड को प्रोत्साहित किया जा सके। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के इंडिया गेट के पास की है, जहां खुदाई का काम चल रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 18 से 44 साल के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को 10 मई से प्रदेश के 17 नगर निगम और नोएडा के 18 से 44 साल के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन होगा। वहीं अभी तक प्रदेश के 7 जिलों में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार से वैक्सीनेशन के इस अभियान में 11 और जिले जुड़ जाएंगे, जिसके लिए इन सभी जिलों में वैक्सीन का कोटा भी तय कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए जल्द से जल्द टीकाकरण की आवश्यकता जताते हुए शनिवार को कहा कि राज्य सरकार विदेशों से टीके आयात करने पर भी विचार करेगी। जानकारी के मुताबिक गहलोत ने शनिवार रात एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कहा कि संक्रमण पर नियंत्रण और जीवन रक्षा के लिए टीकाकरण को गति देने की जरूरत है और राज्य में टीके की उपलब्धता के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाए। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि राज्य की जनता का जल्द से जल्द टीकाकरण करने के लिए यदि आवश्यकता है तो राज्य सरकार विदेशों से वैक्सीन के आयात पर भी विचार करेगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको देखते हुए डुमरियागंज थाना क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्षेत्रों में लोगों के आवागमन पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। जहां प्रशासन डुमरियागंज मंदिर चौराहे पर एसडीएम त्रिभुवन की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर मुस्तैद दिखी। वहीं वहां पर आते जाते हुए लोगों को रोककर उनसे आवाजाही के विषय में जानकारी भी ली गई। आपको बता दें कि बेवजह घूमने वालों की दर्जनों गाड़ियों को प्रशासन ने सीज भी कर दिया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि केरल में कोविड की स्थिति गंभीर हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 28.25% तक पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 8 मई से लेकर 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण अब दक्षिण प्रदेश में तेजी से फैलने लगा है। इसे देखते हुए केरल सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है।
केरल में बुधवार को कोविड-19 के 41,953 नए मामले सामने आए थे, जो एक दिन में सर्वाधिक है। बताया जा रहा है कि इसके बाद केरल में 8 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को बीएमसी पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोविड-19 से मौत और इन्फेक्शन रेट में हेरफेर किया जा रहा है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में कहा कि पीआर एजेंसियों और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल मुंबई में संक्रमण के कंट्रोल होने का झूठा नैरेटिव प्लांट करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बीएमसी पर कोविड-19 की मौतों को अन्य कारणों से मौत की श्रेणी में दिखाने का आरोप लगाया। साथ ही पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मुंबई में पर्याप्त टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट को कम दिखाया जा रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर दिल्ली में 35% तक बढ़ गई है। इस कारण हमने मजबूरी और लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में कल से मेट्रो सेवा भी बंद हो जाएगी। कोरोना मरीजों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए हैं और पिछले 1-2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो गया है। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया है। वहीं सेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने पुंछ जिले के फागला में एक तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 19 ग्रेनेड बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड को जंगलों में छिपा कर रखा हुआ था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए सारे ग्रेनेड बरामद कर लिए हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को श्रीनगर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया था। इस हमले में 3 सुरक्षाकर्मी और 1 व्यक्ति घायल हो गया था। तो पुलिस और सेना की एक साथ की गई कोशिश में सफलता मिली है। आपको बता दें कि ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया है। इससे पहले भी पुलिस ने संयुक्त रूप से काम किया था और अभियान चलाया था और इस बार पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया है। सेना ने एक बयान में सारी जानकारी दी है और बताया कि भारतीय सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने पुंछ जिले के फागला में एक तलाशी अभियान शुरू किया था, जहां अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 19 ग्रेनेड बरामद किए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुझे याद है, बस 100 रुपए के लिए मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे किसी के कहने पर वो पैकेट डिलीवर किया था। क्या करता, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जब तक ये पता चला कि जो पैकेट मैं कुछ पैसों के लिए डिलीवर करता था उससे नशे का कारोबार होता था, तब तक मैं खुद इस दलदल में फंस चुका था। पर मैं गांव से यहाँ कुछ बनने आया था, सड़कों पर मरने नहीं। इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी और जीती भी। डिलीवरी तो आज भी मैं करता हूं और कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके मेरे जैसे किसी को भूखा ना रहना पड़े, ताकि उन्हें कुछ गलत डिलीवर करने की नौबत ना आए। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गोवा में रविवार से 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गोवा में आज से 24 मई तक के लिए कर्फ्यू लागू हो गया है। गोवा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 9 मई से 15 दिनों के कर्फ्यू लगाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए गोवा सरकार ने कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान किराना दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि दवा की दुकानें और अन्य मेडिकल सुविधाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यूपी में पिछले 2 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में आई गिरावट के बाद प्रदेश सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसकी पुष्टि अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद गांवों में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, जिसके चलते कर्फ्यू हटाने पर गांवों में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्योहार है, ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। देश में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज कोरोना के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,03,738 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,08,444 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके अलावा 4,092 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी के साथ अब तक देश में 2,22,96,414 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मौतें 2,42,362 हो गई हैं। तो देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मौतों के आंकड़े भी काफी ज्यादा हैं। इसको देखते हुए सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि पिछले 24 घंटे में 4,03,738 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,08,444 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा 4,092 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और इसी के साथ अब तक देश में 2,22,96,414 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया है। कुल मामले 2,42,362 हैं। तो मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में राहत भरी खबर ये सामने आई है कि पहले से कुछ प्रतिशत कमी देखने को मिल रही है। कुछ जगह पे आंकड़ों में कमी आ रही है। लॉकडाउन का असर माना जा रहा है और इसी वजह से सरकारें लॉकडाउन को और आगे बढ़ाती हुई भी दिख रही हैं, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। क्योंकि ये जो दूसरी वेव है, इसमें बहुत ज्यादा तेजी से लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। कोरोना के आंकड़े जो थमते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते ही कोरोना के आंकड़ों को और कम करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। तो देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है।
एक बार फिर 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुछ राज्यों में राहत देखने को मिली है। 24 घंटे में जो रिकॉर्ड मामले और मौतें दर्ज की गई हैं वो 4000 से ज्यादा है। और आपको बता दें कि लॉकडाउन बढ़ता हुआ दिख रहा है कई राज्यों में, और कहीं पे भी लॉकडाउन में राहत नहीं दिख रही है। हालांकि मेडिकल की जो चीजें हैं और जो दुकानें हैं वहां पे किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि राशन और बाकी जरूरी आवश्यक चीजों के लिए समय निर्धारित कर दिया है कि सिर्फ इतनी ही देर के लिए दुकानें खुल सकती हैं। उसके अलावा संपूर्ण जगह पे और संपूर्ण चीजों पे लॉकडाउन ही रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र में किसी भी तरह का प्रतिबंध देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कोरोना महामारी के बीच व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से बनाई गई व्यवस्था के कारण ही आज देश को कठिन समय से पार पाने में मदद मिल रही है। सामना में लिखा गया है, देश साफ तौर पर भारत नेहरू गांधी की ओर से बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान, रवांडा और कांगो जैसे देश दूसरे से मदद लेते हैं, लेकिन आज से शासकों की गलत नीतियों के कारण देश इस स्थिति से गुजर रहा है। तो शिवसेना ने सामना में एक पोस्ट के जरिए एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नेहरू गांधी द्वारा बनाई गई व्यवस्था और नीति के कारण देश आगे बढ़ रहा है। इस चीज को एक बार फिर लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। आपको बता दें कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है, इस बात को कहा है सामना में। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉच। को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार ब्लडी वीआईपी कल्चर। हम लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हमें क्या कमी है? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? What to do? अभी दिखाती हूँ। ट्वीट करके बैंड बजाती हूँ वीआईपी। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? डिजिटल इंडिया है दीदी। वीआईपी मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और देखिए भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। आप इंटेलिजेंट हैं तो आप भी वीआईपी बन सकती हैं दीदी। आधा घंटा आपके पास, ट्वीट करिए, ट्वीट करिए, करिए, फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया,
बचाए जीवों की जान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल। करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कुछ हरे भरे काम अपने। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18 प्लस के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल कि जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 011-239-78046।
अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा ऑक्सीजन टैंक, कोविड दवाइयों पर टैक्स में मिले छूट, दवाइयों की सप्लाई में वृद्धि करने की मांग। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी, राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मृतक आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए, ग्राम्य विकास आयुक्त ने जारी किया आदेश। कोरोना की दूसरी लहर से मचा हड़कंप, पीएम मोदी ने की 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा। असम के मुख्यमंत्री ने पद से दिया इस्तीफा, हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के नए मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर के बीच रविवार को राहत भरी खबर सामने आई है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,336 नए मामले सामने आए और अब तक कुल 19,344 मरीजों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी में अब तक कुल 12,17,991 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और 86,232 मरीजों का राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं राजधानी में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 13,23,567 मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से अभी तक 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 48 पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी कर रहे थे। वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उसमें से अधिकतर ने वैक्सीन की पहली या दोनों डोज ले रखी थी। आपको बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक पहली लहर में 92 और दूसरी लहर में अब तक 48 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला थाना क्षेत्र डेबरुआ का है, जहां पुलिस एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1 कार, 2 बाइक, 1 चाकू और 1 जिंदा बम बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर एसओजी और ढेबरुआ पुलिस ने मुड़ियाबाग की घेराबंदी की तो लुटेरों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई और सभी शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस सराहनीय काम को करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र ने संयुक्त टीम को 50,000 रुपए नगद से पुरस्कृत किया है। जनपद सिद्धार्थनगर के डबरुआ थाना अंतर्गत पिछले दिनों लूट और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें प्रदीप यादव और साथ में उनके साड़ू महेश, इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और इनकी मोटरसाइकिल और साथ में इनका मोबाइल फ़ोन, ये दोनों लूट लिया गया था। तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए यहाँ के क्राइम ब्रांच, सर्विलांस शाखा और लोकल एसएचओ सभी की टीम के द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई की गई और 1 सप्ताह के अंदर में सारे अभियुक्त, इसमें टोटल 7 अभियुक्त थे, 4 एक्चुअल क्राइम सीन पर थे और 3 जो है बाहर थे और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धार्थनगर से बड़ा मामला सामने आया है। मामला तहसील क्षेत्र डुमरियागंज के चौखड़ा गांव का है, जहां ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें टूट रही हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक बंगाली डॉक्टर की ऑक्सीजन की कमी से हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए बेवा सीएचसी ले गए,
लेकिन वहां भी ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद करीब लाश को प्लास्टिक में लपेटकर जेसीबी से उठाकर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने यूपी में कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में ग्राम विकास विभाग को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार और संबंधित ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से मृतक ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को एकमुश्त 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से रविवार को फोन पर बात की है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की और मुख्यमंत्रियों से उन्हें महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों से बात कर रहे हैं, ताकि वो वहां की महामारी की स्थिति को जान सकें और सुझाव दे सकें। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को असम विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं अब हेमंत बिस्वा शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। जानकारी के मुताबिक शर्मा शाम को 4 बजे राज्यपाल जगदीप मुखी से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने, इसके बाद सोमवार को हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी महासचिव अरुण सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वहीं सीएम ममता ने पत्र लिखकर कोविड महामारी से लड़ने के लिए जरूरी दवाओं और उपकरणों के आयात पर टैक्स में छूट देने की मांग की है। उन्होंने पीएम से बंगाल सहित पूरे भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि संगठनों, व्यक्तियों और परोपकारी एजेंसियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कोविड-19 दवाओं की सहायता की पेशकश की। उन्होंने केंद्र से ऐसी वस्तुओं को जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से फ्री करने की आग्रह किया है, ताकि प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर में कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े दिखे। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के इंडिया गेट के पास की है, जहां खुदाई का काम चल रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 18 से 44 साल के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक सोमवार 10 मई से प्रदेश के 17 नगर निगम और नोएडा के 18 से 44 साल के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन होगा। वहीं अभी तक प्रदेश के 7 जिलों में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार से वैक्सीनेशन के इस अभियान में 11 और जिले जुड़ जाएंगे। इसके लिए इन सभी जिलों में वैक्सीन का कोटा भी तय कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए जल्द से जल्द टीकाकरण की आवश्यकता जताते हुए शनिवार को कहा कि राज्य सरकार विदेशों से टीके आयात करने पर भी विचार करेगी। जानकारी के मुताबिक गहलोत ने शनिवार रात एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि संक्रमण पर नियंत्रण और जीवन रक्षा के लिए टीकाकरण को गति देने की जरूरत है
और राज्य में टीके की उपलब्धता के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाए। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि राज्य की जनता का जल्द से जल्द टीकाकरण करने के लिए यदि आवश्यकता है तो राज्य सरकार विदेश से वैक्सीन के आयात पर भी विचार करेगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको देखते हुए डुमरियागंज थाना क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र के लोगों के आवागमन पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। जहां प्रशासन डुमरियागंज मंदिर चौराहे पर एसडीएम त्रिभुवन की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर मुस्तैद दिखी। वहीं वहां पर आते जाते हुए लोगों को रोककर उनसे आवाजाही के विषय में जानकारी ली गई। आपको बता दें कि बेवजह घूमने वालों की दर्जनों गाड़ियों को प्रशासन ने सीज कर लिया। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि केरल में कोविड की स्थिति गंभीर हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 28.25% तक पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 8 मई से लेकर 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण अब दक्षिण प्रदेश में तेजी से फैलने लगा है। इसे देखते हुए केरल सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। केरल में बुधवार को कोविड-19 के 41,953 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सर्वाधिक है। बताया जा रहा है कि इसके बाद केरल में 8 दिन में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को बीएमसी पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोविड-19 से मौत और इन्फेक्शन रेट में हेरफेर किया जा रहा है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में कहा कि पीआर एजेंसियों और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल मुंबई में संक्रमण के कंट्रोल होने का झूठा नैरेटिव प्लांट करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बीएमसी पर कोविड-19 की मौतों को अन्य कारणों से मौत की श्रेणी में दिखाने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मुंबई में पर्याप्त टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट को कम दिखाया जा रहा है। तो बीएमसी पर आंकड़ों की हेरफेर का आरोप लगाया है पूर्व सीएम ने। उन्होंने पत्र लिखा है फडणवीस को, और आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में इन सब बातों का जिक्र किया है। को बता दें कि आंकड़ों के साथ हेरफेर की बात भी कही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विधानसभा में विपक्ष में जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने शनिवार को बीएमसी पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने का तो आरोप लगाया ही है, साथ ही कोविड-19 से मौत और इन्फेक्शन रेट में हेरफेर किया जा रहा है, इसका भी आरोप लगाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुझे याद है, बस 100 रुपए के लिए मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे किसी के कहने पर वो पैकेट डिलीवर किया था। क्या करता, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जब तक ये पता चला कि जो पैकेट मैं कुछ पैसों के लिए डिलीवर करता था उससे नशे का कारोबार होता था, तब तक मैं खुद इस दलदल में फंस चुका था। पर मैं गांव से यहाँ कुछ बनने आया था, सड़कों पर मरने नहीं। इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी और जीती भी। डिलीवरी तो आज भी मैं करता हूं और कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके मेरे जैसे किसी को भूखा ना रहना पड़े, ताकि उन्हें कुछ गलत डिलीवर करने की नौबत ना आए। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका
स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया है। वहीं सेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने पुंछ जिले के फागला में एक तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 19 ग्रेनेड बरामद किए। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड को जंगलों में छिपा रखा था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए सारे ग्रेनेड बरामद कर लिए हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को श्रीनगर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया था। इस हमले में 3 सुरक्षा बलों और 1 व्यक्ति घायल हो गया था। गोवा में रविवार से 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गोवा में आज से 24 मई तक के लिए कर्फ्यू लागू हो गया है। गोवा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 9 मई से 15 दिनों के कर्फ्यू लगाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए गोवा सरकार ने कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान किराना दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि दवा की दुकानें और अन्य मेडिकल सुविधाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यूपी में पिछले 2 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में आई गिरावट के बाद प्रदेश सरकार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसकी पुष्टि अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद गांवों में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, जिसके चलते कर्फ्यू हटाने पर गांवों में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्योहार भी है। ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और हर रोज कोरोना के चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,03,738 नए मामले सामने आए, जबकि 3,08,444 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। इसके अलावा 4,092 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी के साथ अब तक देश में 2,22,96,414 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मौतों के आंकड़े 2,42,362 हो गए हैं। तो देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आज एक बार फिर 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में लगातार कोरोना के जो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमी देखने को मिल रही है, उससे भी कई लोगों की जान जा रही है। आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,03,738 नए मामले सामने आए हैं और 3,08,444 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा 4,092 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो ये मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ अब तक देश में 2,22,96,414 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और मौत के आंकड़ों की बात करें तो 2,42,362 पर पहुंच गया है ये मौतों का आंकड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कोरोना महामारी के बीच व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से बनाई गई व्यवस्था के कारण ही आज देश को कठिन समय से पार पाने में मदद मिल रही है। सामना में लिखा गया कि देश साफ तौर पर भारत नेहरू गांधी की ओर से बनवाई गई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश भी कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान, कांगो जैसे देश दूसरों से मदद लेते थे, लेकिन आज के शासकों की गलती और नीतियों की वजह से देश इस स्थिति से गुजर रहा है।
तो सामना में ये लिखा गया है कि जो देश पहले भारत से मदद लेते थे आज वो भारत को ही मदद की पेशकश कर रहे हैं। और साथ ही इस बात को भी कहा गया कि आज के शासकों की गलत नीतियों के कारण देश इस स्थिति से गुजर रहा है कि आज गरीब देश जो कभी भारत से मदद लेते थे वो आज भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इस वक्त कई दूसरे देशों से भारत को मदद मिल रही है और अब पाकिस्तान जैसे देश भी मदद की पेशकश के लिए बात कह चुके हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि नेहरू और गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से बनाई गई व्यवस्था के कारण ही आज देश को कठिन समय से पार पाने में मदद मिल रही है। तो साफ तौर से केंद्र पर निशाना साधा है, मोदी सरकार पर निशाना साधा और पिछली सरकार की तारीफ करते हुए सामना में तंज कसा गया है केंद्र पर। जिस तरह के हालात हैं उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया गया है और जिस तरह से भारत इस वक्त उबर रहा है तो उसका श्रेय मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों को दिया गया है। नेहरू, गांधी और मनमोहन सिंह को खासतौर से श्रेय दिया गया है। सामना में जो लेख लिखा गया है उसमें साफ तौर पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉच।